चलो, अभी तक हमने इस चैप्टर में सारी चीजें पढ़ी है। जैसे पहला जर्नल एंट्रीज, ऑटो एंट्री याद कर लिए परफेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं होना है। फिर हमने पढ़ा था एक्सेस मनी रिटर्न, फिर करा था हमने अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब जितने शेयर इश्यू, ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया कि जितने शेयर इश्यूड करे उससे ज्यादा के लिए क्या मिल गया, एप्लीकेशन मिल गई। जैसे 10,000 शेयर इश्यूड करे थे, 12,000 के लिए एप्लीकेशन मिल गई, इससे बोलेंगे अति अभिधान, ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर मतलब जितने शेयर इश्यूड करे उससे कम के लिए एप्लीकेशन मिली। जैसे 10,000 शेयर इश्यूड करे थे, 9,000 के लिए एप्लीकेशन मिली। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था प्रीमियम, जब कंपनी अपने शेयर्स को फेस वैल्यू से ज्यादा पे इश्यू करती है, अंकित मूल्य से ज्यादा पे निर्गमित करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रीमियम पे निर्गमन। इसका मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बताया था, पीसीसी, प्रीमियम क्रेडिट होगी कैपिटल के साथ। मोस्टली प्रीमियम का ट्रीटमेंट अलॉटमेंट के साथ होता है। फिर हमने लमसम वाला पैसा करा था, जब कंपनी अपना पूरा ही पैसा एक मुश्त मंगाती है। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एप्लीकेशन की जगह शेयर होल्डर को कंसीडर करते हैं। फिर हमने करा था सभी पैसा जब कंपनी एप्लीकेशन पे ही मंगा लेती है तब। और इसके बाद हमने पढ़ा था कॉल्स इन एरियर, अवशिष्ट याचना, ठीक है, कॉल्स इन एरियर, अवशिष्ट याचना। कंपनी समय समय पे अपने शेयर होल्डर से पैसा मंगाती है, जैसे एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है। जब कोई शेयर होल्डर कंपनी द्वारा मांगी गई कॉल्स का पेमेंट नहीं करता है, तो जो पेमेंट कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। एंड लास्ट इसका एक कांसेप्ट पढ़ना है हमें, उससे बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। एडवांस क्या होगा, कॉल्स इन एडवांस? चौक देना है मनस्वी, क्या नाम है? कॉल के पहले एडवांस में देते हो। हाँ, कुछ लेट चलते हैं और कुछ एडवांस में चलते हैं, है ना। स्कूल में यही चल रहा है। कॉल्स इन एरियर कितने हैं, मतलब जिन्होंने स्कूल द्वारा मांगी गई फीस का पेमेंट नहीं कर पाए वो कॉल्स इन एरियर। हाँ, और जिन्होंने एडवांस में पेमेंट कर दिया, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी दे दे तो हाँ, कॉल से जिसने फीस फर्स्ट में सेकंड थर्ड दे दी वो कॉल्स इन एडवांस हो गया। ब्रेन से बस कॉल्स इन एडवांस में। अरे नहीं एडवांस में सब कोई भी टाइम से कर रहा है। एक पॉइंट लाइन मेरे को पता है। चलो अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। आज लेक्चर देखा था आपने इसने, मैंने आपको सेंड करा था स्पेशली, बेटा कॉल्स इन एरियर जरूर देखना, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि जब तक ये नहीं होगा इसी के आगे अगला चैप्टर चालू होगा। ये वो बंदे जिन्होंने पैसा नहीं दिया, इसके आगे अपन को क्या करना है वो आएगा कौन से एडवांस में, एडवांस में आएगा। सॉरी कौन सी नहीं है। चलो यार क्वेश्चन नंबर 27। बेटा क्वेश्चन पे ध्यान दो अभी, है ना। ए लिमिटेड ने 30,000 शेयर को इशूड करा है 10 रुपए पे। इस पे उसने एप्लीकेशन मांगी थी 1 जनवरी को 2018 को 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट। 1 फरवरी को 3 रुपए अलॉटमेंट मांगा है। 1 जुलाई को फर्स्ट कॉल मांगी 2 रुपए और सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगी है 1 नवंबर को 3 रुपए। तो सबसे पहले हम इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 वर्किंग नोट 343 पे। सबसे पहले इसने एप्लीकेशन किस तारीख को मांगी थी, 1 जनवरी 2018 को इसने मांगी थी एप्लीकेशन। फिर 1 फरवरी को मांगा था इसने 2018 को अलॉटमेंट। एक जुलाई 2018 को मांगी इसने फर्स्ट कॉल। 1 नवंबर और 1 नवंबर
2018 को मांगी इसने सेकेंड एंड फाइनल कोड। अब यहाँ पर डेट आ गई, एक ही क्वेश्चन है जिसके अंदर डेट दी है। सर पर्टिकुलर में डेट लिख देंगे। पर्टिकुलर में नहीं, सीरियल नंबर में। नंबर में तो सीरियल नंबर लिखना कितने शेयर इशू करे? 30,000। 30,000 पे 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 3 रुपए सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 60,000 एप्लीकेशन का, 90,000 रुपए अलॉटमेंट का, 60,000 रुपए फर्स्ट कॉल और 90,000 रुपए सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया पहले ऐसा। अब इसके बाद कहा कि एक शेयर होल्डर है जिसका नाम एक से इसने इस कंपनी के 500 शेयर खरीद रखे थे। इस 30,000 में से मान लेते जैसे इन्होंने 500 शेयर खरीदे थे इस कंपनी के। अब इन्होंने 1 जुलाई को कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगी थी। अब इनको लगा कि यार मैं नवंबर को यहाँ से जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो अब लेट आऊंगी 2-4 महीने बाद, तब तक दूसरी कॉल भी आ जाएगी। तो मैं काम करती हूँ, सेकंड कॉल का पैसा भी ये भी दे देते हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, 500 शेयर पे सेकंड कॉल कितनी थी? 3 रुपए। इसका पेमेंट भी एडवांस में कर दिया है 1500 रुपए। जो एडवांस में पैसा कर दिया इसे हम बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। एडवांस, ठीक है। अब कंपनी मांगेगी कितना? 60,000। ड्यू तो वही करेगी जो हम बनना चाहिए, लेकिन अकाउंट में जाएंगे 61,500, ठीक है। और जब यहां पर बात होगी कि मांगेंगे 90,000 रुपए, लेकिन मिलेगा कितना? 88,500। क्यों मिला? क्योंकि यहां पर बता देंगे हमें कॉल्स इन एडवांस था। ठीक है। जब कोई शेयर होल्डर कंपनी द्वारा मांगी गई कुछ कॉल्स का पेमेंट एडवांस में कर देता है, तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कॉल्स इन एडवांस। जब कोई अंशधारी कंपनी की याचनाओं का पूर्व में भुगतान कर देता, पहले ही भुगतान कर देता है, मांगने से पहले भुगतान कर देता है, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? कॉल्स इन एडवांस। एग्जांपल ये वाला लिख सकते हैं अपन, ठीक। ये हो गया पहला वर्किंग नोट। इस पे 2 वर्किंग नोट बनेंगे, पहला तो ये और दूसरा वर्किंग नोट। अब देखो कंपनी खुश है कि इन्होंने हमें टाइम के पहले पैसा दे दिया। मांगना था नवंबर में, लेकिन इन्होंने जुलाई में दे दिया, तो इसके लिए कंपनी इनको क्या करेगी? इंटरेस्ट देगी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आएगी कितने महीने का? जुलाई से लेके अक्टूबर तक का। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने इन्होंने एडवांस में पेमेंट करा, तो 4 महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा। कितना पेमेंट करा इन्होंने? 1500 रुपए। कितना का उसने इंटरेस्ट का? 12% इंटरेस्ट देना है। ये 12% कितने मंथ का? 4 मंथ का। 4 बटे 12, 12 से 12 कट गया 2 है ना। 1500 60 रुपए। 60 रुपए इस पे इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट है 60 रुपीज। यहाँ पे बता रहा हूँ इंटरेस्ट कितना? 4 मंथ का, 4 मंथ का। तो इसमें 2 वर्किंग नोट है, एक ये है और एक ये वाला। क्लियर है? उतार लो। एग्जामिनर को जब पेपर आपका बहुत टफ बनाना रहेगा तब ये क्वेश्चन देगा, और टफ बनाने वाली भी हालत है नहीं। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में कोई चेंज नहीं है। ध्यान रखना, ये 1 जनवरी सीरियल नंबर 1 जनवरी आएगा, 1 जनवरी को रिसीव्ड होगी और ट्रांसफर भी 1 जनवरी को होगी। और अलॉटमेंट ड्यू कब होगा? 1 फरवरी को। और रिसीव्ड कब करेंगे? 1 फरवरी को रिसीव्ड होगा। ड्यू डेट पे ही पेमेंट होता है, तो ड्यू डेट जिस दिन है उस दिन 1 फरवरी को ड्यू करेंगे और 1 फरवरी को ही रिसीव्ड होगा। ये 2 करो, फिर बाकी की 2 एंट्री बताता हूँ। सर एक दिन भी लेट होगा तो कॉल्स इन एरियर आ जाएगा। क्या? अगर एक दिन भी लेट हुआ पेमेंट? हाँ, एक दिन भी लेट हुआ तो कॉल्स इन एरियर हो जाता है।
सर उसको इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती कंपनी करती है बिल्कुल ना? बहुत सारी कंपनियां तो पेनल्टी फ्लैट रखती है कि अगर एक दिन भी लेट हुआ तो आपका एक फिक्स रेट कर देते हैं, जैसे 300 रुपए पेनल्टी, 400 लगना ही लगना, पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगती। फिर तो सर इसमें कोई वाले क्वेश्चन नहीं है कौन सी डेट में इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं? उसमें लिखा है इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए, एक्चुअल में दिया नहीं है और टफ हो जाता आपको। 10% से इंटरेस्ट चार्ज करती है, डिफरेंस बिटवीन कॉल इन एरर और कॉल इन एडवांस भी देखना, उसमें लिखा है। जल्दी करो इसकी एंट्री। चलो अब एक कॉल इन एरर और कॉल इन एडवांस की एंट्री, सॉरी कॉल इन एडवांस की, एरर तो हो चुका है। लेकिन इसके साथ एक एंट्री और होगी इंटरेस्ट पेबल की। ये 60 रुपए का इंटरेस्ट पे किया ना कंपनी ने, इसकी एंट्री होगी। चलो फर्स्ट कॉल कब मांगी तारीख? 1 जुलाई। 1 जुलाई को। सिंपल एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कैपिटल कितना मांगा था? 60,000। being share first call money due। एक जुलाई को ही कंपनी ने जैसे ड्यू करी तो बैंक में आ गया पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट 61,561,500 आ गया। अब कंपनी के मैंने फिर पूछा कि भैया कॉल इन एरर तो समझ में आता कि मांगा था 60, मिला कम, लेकिन इस बार ज्यादा कैसे मिल गया? तो यहाँ पे रीजन बताया गया कि सर शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा तो पूरा आ चुका है, फर्स्ट कॉल 60,000 रुपए ये तो पूरा आ गया, और एक शेयर होल्डर एक्स जिसने सेकंड कॉल का पेमेंट भी हमें एडवांस दे दिया टू कॉल्स इन एडवांस। कितना? 1500 का एडवांस में दे दिया। तो यहाँ पे बताना पड़ेगा नरेशन क्या लिखे? बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एंड, ठीक है, 500 शेयर पेड इन एडवांस। 500 शेयर ने पेड कर दिया था एडवांस में, लिख लेना ना एडवांस। एक तो ये हो गया। अब आया 1 नवंबर की एंट्री, सेकंड कॉल की। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल सिंपल है, ये भी 90,000 से ड्यू हमेशा 90 से होगी, जो है उसी से होगी ड्यू। सर एक मिनट, ये ड्यू 90 से क्यों करेंगे? वो पैसे पहले आ गए थे। ड्यू हमेशा पे है, जब रिसीव्ड होगा तब पता चलेगा कि कम रिसीव्ड हुआ तो क्यों हुआ, उसका एडजस्टमेंट बताएंगे। क्योंकि सर हमने मांगा था ना, कंपनी के जो सिस्टम है उसमें पहले बता देंगे कि ड्यू इतने ही है, तो चेंज नहीं होता। अब उसने एडवांस दिया है बात अलग है, लेकिन कंपनी की ड्यू डेट तो यही है 1 नवंबर, तो 1 नवंबर को ड्यू डेट बताएंगे 90,000। तो सर कंपनी ने बताया पहले से पैसे आ चुके हैं सेकंड कॉल के, वो उसके फिर जैसे ही 1 नवंबर आएगा ना, जिस दिन ड्यू हुई तो उसी दिन क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। अब जैसे एक से एक्स के अकाउंट में क्या बता रहा है, 1500 एडवांस बता रहा है ना, तो जैसे 1 नवंबर आएगी तो ड्यू आएगा और ड्यू के बाद ऑटोमेटिक एडजस्ट भी हो जाएगा वो।
एक्स के अलावा भी शेयर होल्डर होंगे। Then अच्छा हाँ सही बात है। नरेशन बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। इसके लिए अच्छा सही ड्यू होने के बाद 1 नवंबर को ही बैंक में पैसा आया। बैंक अकाउंट डेबिट कितना आया? 88,500। रीजन पूछा गया कम क्यों आया पैसा, तो यहां पर बताएंगे सर एक कॉल सीन एडवांस हो गया था। एक एडवांस अकाउंट डेबिट कितना? 1500 टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल ये 90,000 रुपए का। नरेशन में बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एंड 500 शेयर पेड इन एडवांस। यहां पर भी वही लिखेंगे 500 शेयर ने हमें पेड कर दिया था एडवांस में, ठीक है। तो यहां पे नरेशन लिख लोगे। Yes, sir. अब इसमें एक एंट्री और रह गई है, इंटरेस्ट की। बेटा नरेशन में क्या लिखेंगे? 1 नवंबर में बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एंड 500 शेयर्स पेड इन एडवांस। हो गया। अब बेटा इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी? सर वो तो कंपनी ने दिया है कैपिटल। क्या? कंपनी ने इंटरेस्ट कंपनी ने दिया शेयर होल्डर को एक्स को, क्योंकि एक्स ने एडवांस में पेमेंट करा था। तो जब भी कंपनी के पास पैसा आता तो बैंक को डेबिट करते हैं। अब कंपनी पैसा देगी बैंक के थ्रू तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, एक्स इंटरेस्ट है ना। तो फिर यहाँ पर एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पेबल कर दो, है ना। सर ऐसे तो बहुत सारे शेयर होंगे उसमें, नाम ही दे सकती क्या उसका? हाँ, इतने सारे अगर शेयर होल्डर्स के अकाउंट बनाने लग जाएंगे तो कंपनी, है ना, ऐसे ही उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी कंपनी की और टाइमिंग भी बढ़ेगा उसका अननेसेसरी। यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। 1 नवंबर को इंटरेस्ट देंगे हम, 1 नवंबर को यहाँ पे एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट कितने का? 60 रुपए का टू बैंक। ये 60 रुपए का इंटरेस्ट। नरेशन में लिख दो बीइंग इंटरेस्ट पेड, नरेशन में बता दो ना, टू एक्स फॉर एडवांस पेमेंट। इंटरेस्ट पेड करा एक्स को किस लिए? फॉर एडवांस पेमेंट के लिए, ठीक है। ये हो गया। अभी तक इस चैप्टर में बस यहां तक करेंगे, अब और आगे कर सकते हैं, लेकिन बस यार अभी इसमें सर डूब जाएगा तुम्हारा। ये कौन सा 27 नंबर का था ना क्वेश्चन? Yes, sir. ये एंट्री कर दो पहले, हो गए। सर जैसे 1 नवंबर बेटा आप जो इसके बाद के क्वेश्चन है 28, है ना, इसमें लिखा एक्स लिमिटेड ने मशीनरी परचेज करी है रमन ट्रेडर्स से, क्वेश्चन देखो, है ना। फिर 29 नंबर का जेड लिमिटेड ने मशीनरी परचेज करी है नीरज ट्रेडर्स से। फिर 30 वाला जियाजी लिमिटेड ग्वालियर ने परचेज करा 7,50,000 का। जिया जी वो जिया
लड़की का नाम है, फिर जी लगा दिया। ठीक है, तो ये सब देख लो, ये क्या परचेस। जब कोई कंपनी क्या करती, कोई एसेट परचेस कर लेती है और उसके बदले में बोलती भैया आपको पैसा तो नहीं देने के लिए, एक काम करो आप हमारे कंपनी के शेयर ले लो। 2 एंट्री के ही क्वेश्चन है वो, बहुत इजी, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं करा रहा हूं उसका रीजन देखो। अब निकालो चैप्टर नंबर 9 और इसका निकालो क्वेश्चन पेज नंबर 423 22 422 निकाल लिया आपने 422? हाँ सर निकाल लिया। हाँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 इसका 16 तो ये चैप्टर हट गया आज। ये नहीं हटा है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हटा है, इसके बाद वाला। फिर इसके बाद वाला सर ये हटता है। ये वाला नहीं हटा बेटा, इशू ऑफ डिवेंचर नहीं हटा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हटा है। कोई सा इशू नहीं हटता। डिवेंचर रिडम्पशन वाला हटा है। चलो देखो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 16, एक्स लिमिटेड ने परचेस करे 4,40,000 बिजनेस परचेस करा, आ गया इसमें वो, और इसके बदले में डिवेंचर इशूड करा है। एन लिमिटेड ने परचेस करा 17 में, एन लिमिटेड ने मशीनरी परचेस करी है, फिर इसमें हेमराज ट्रेडर्स ने फर्नीचर परचेस करा, तो परचेसिंग वाले यहाँ पर है सेम क्वेश्चन। मतलब ये कहा जाए तो इशू ऑफ शेयर की कॉपी एक तरीके से, जहाँ पर आपने शेयर और शेयर कैपिटल लगाया ना, वहां पे हमें डिवेंचर करना है बस। ये चैप्टर बहुत आसानी से हो जाएगा, 3 से 4 दिन का चैप्टर है बस ये आपका। अब इस चैप्टर में वो चीज देखेंगे जो छूट गया है थ्योरी में। 16 नंबर थ्योरी पूरी नहीं बताई ना इसमें मैंने आपको। चलो आप पहला निकालो इसका पेज 290 इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम बेटा इसका चैप्टर जब स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ कंपनी हो चुका है, कैरेक्टरिस्टिक्स मीनिंग नहीं समझी थी कंपनी की, क्या होती कंपनी, लेक्चर देख लेना फर्स्ट, आज दिया है ठीक है। कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं, आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती है, बताया था ना, सीमित दायित्व होते हैं। फिर इसका पेज चेंज करो, हमने टाइप्स ऑफ कंपनी देखी थी। अरे चैप्टर स्टार्ट कहां से होता है, बस रुक जाओ। यहाँ से हुआ ठीक है, पेज चेंज करो, ये आ गया टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी के प्रकार, इसमें मैंने आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया था, स्मॉल कंपनी और लार्ज कंपनी। पता होना चाहिए छोटी कंपनी क्या होती है और बड़ी कंपनी क्या होती है। फिर भी और भी देख लेना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कंपनी के फॉर्मेशन की प्रोसीजर्स, एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम। पेज चेंज करो, ये दोनों आपको पता होना चाहिए है ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फिर शेयर के बारे में पढ़ा था, तो पेज चेंज करना, इसमें इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस। शिवानी उधर ही है बेटा, मिल गया इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस। पूर्वाधिकार अंश और समता अंशों में अंतर। जिसको थ्योरी याद करना है इसकी, वो थ्योरी कर सकता है, 5 नंबर में आते हैं थ्योरी मिलेगी आपको, और उसके और का प्रैक्टिकल। अगर श्योर हो कि सर प्रैक्टिकल 101% कर देंगे तो थ्योरी आप समझने के हिसाब से करो, रटो ना। फिर बेटा इसके ठीक नीचे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, संचयी पूर्वाधिकार अंश, यही है। मतलब ऐसे शेयर्स जिनको भैया इस साल प्रॉफिट नहीं मिला तो कंपनी अगले साल प्रॉफिट देती 2 साल का, जिनके डिविडेंड्स क्या होते हैं, क्यूमुलेटिव है ना, बढ़ते आते हैं। अगर इस साल आपको कंपनी किसी रीजन से डिविडेंड पे नहीं कर पाएगी तो क्या बोलेगी, भैया अगले साल आप 2 साल का डिविडेंड ले लो। मतलब ऐसे शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिनके डिविडेंड्स क्या होते हैं, है ना, कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं अगले साल के लिए। और नॉन क्यूमुलेटिव मतलब इस साल अगर प्रॉफिट नहीं मिला तो नहीं मिलेगा,
है ना, जिनके डिविडेंड्स क्या होते हैं आगे की ओर कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते, नॉन क्यूमुलेटिव्स। फिर आता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। कन्वर्टेबल क्या होता है? सर जो शेयर प्रेफरेंस से कोई भी कन्वर्ट करने हाँ, की ओनर बन जाता है। ऐसे शेयर्स, क्योंकि हमें पता सर प्रेफरेंशियल कंपनी के एक बनाए हुए ओनर होते हैं, इनको एक्चुअल ओनरशिप नहीं मिलती है, इनके ऊपर डिविडेंड तो मिल रहा है लेकिन फिक्स मिल रहा है, जबकि इक्विटी को कभी बिजनेस अच्छा कर रहा तो ज्यादा प्रॉफिट भी हो जाता उनको। तो कुछ प्रेफरेंस शेयर्स क्या करते हैं, जो एक नामी कंपनी उसके रियल ओनर बनने के लिए भी क्या करते हैं, कोशिश करते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको एक ऑप्शन देते हैं कि भैया आप चाहो तो इस समय के बाद अपने शेयर्स को कन्वर्ट करवा लो। ऐसे शेयर जो कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, एक निश्चित समय के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कन्वर्टेबल। और जिनको कन्वर्ट होने का राइट्स नहीं रहता है, नॉन कन्वर्टेबल अपरिवर्तनशील प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंश। रिडीमेबल शोधनीय पूर्वाधिकार अंश, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनका एक फिक्स समय के बाद पूरा पेमेंट हो जाता है। जैसे आपने कंपनी के 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर खरीदे, कंपनी ने बोला भाई 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर आपको 10 साल बाद वापस, मतलब इसका पेमेंट हो जाएगा। 10 साल तक आप डिविडेंड रखो, 10 साल बाद चाहो तो इस शेयर को आप कंपनी को वापस बेच सकते हो। मतलब ऐसे शेयर जिनका एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान हो जाता, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश कहलाते प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल। और ऐसे शेयर जिनके कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में पेमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि आप कंपनी में पैसा लगाते रहो, कंपनी आपको डिविडेंड देगी लेकिन ये पैसा वापस नहीं देगी, इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन रिडीमेबल, अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। आपको एग्जाम के हिसाब से 4 याद रखना बस, तो कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल। हाँ, फिर इसके बाद बेटा इसमें से निकाल लो आप 304। एक मिनट रुक जाओ, हिंदी मीडियम पेज नंबर 351 पे, 351 पे देखो, ये है फेस वैल्यू कंपनी की 100 रुपए। एक मान लो एक कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए, अगर कंपनी ने 100 रुपए वाले शेयर्स को 120 पे इशू करा तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रीमियम पे इशू। जब कंपनी 2013 नहीं था ना, तो कंपनियों को क्या होता कि अगर कंपनी चाहे तो अपने शेयर को कम पे भी इशू कर सकती है। 100 रुपए वाले शेयर को अगर कंपनी 80 रुपए पे इशू करती है तो आपको पता है एमआरपी से कम पे मिला, वो डिस्काउंट हो गया, तो इसे डिस्काउंट पे इशू कहते हैं। पहले डिस्काउंट वाले क्वेश्चन थे, मैंने बहुत करवाया था और बहुत अच्छा भी टॉपिक था ये ना। तो ये तो अच्छा है कि अगर ये कंसेप्ट हट गया, नहीं तो आपको 7-8 क्वेश्चन और डिस्काउंट के करने पड़ते फिर प्रीमियम के बाद। हालांकि डिवेंचर में है डिस्काउंट, उसमें आ जाएगा आपको, फिर छूटा नहीं है वो, शेयर में नहीं है, बस इतना है ना। तो जब कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू से कम पे इशू करती तो इसे डिस्काउंट पे इशू कहते हैं। अब इससे कंपनियों ने फ्रॉड करना चालू कर दिया। डिस्काउंट एक लालच है, समझे। अगर मैंने आपको बोल दिया डिस्काउंट, तो वहां पर आप क्या करोगे, चीज खरीदने लग जाओगे। और आपको पता कंपनी क्या शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं, कभी घाटा हुआ तो किसको होता, शेयर होल्डर को, भारत के आम जनता को घाटा हुआ क्योंकि आपने ही पैसा लगाया था कंपनी में। तो जब तो ऐसा करके क्या करती, बहुत सारी मार्केट में फ्रॉड कंपनियां हो गई थी, तो वो कंपनियां जो घाटे में चल रही थी वो पब्लिक से डिस्काउंट के लालच में सस्ते शेयर देती थी और लोगों ने पैसा लगा देते थे उसमें, और बाद में उनको घाटा हो जाता था डिस्काउंट देख के। इसलिए अब जैसे ही कंपनी से 2013 आया है, इन्होंने बोला कोई भी कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। अगर कंपनी ने अपने शेयर को सस्ता या डिस्काउंट पे इशू करने की कोशिश करी तो उस कंपनी को 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। कितना, कम से कम एक मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग जाएगा। और अगर अधिकारी को पता चल गया कि इस बंदे की वजह से कंपनी ने क्या करा, शेयर डिस्काउंट पे इशू करा है, अगर उसका अपराधी पकड़ में जाता कि भैया इसके कहने पे कंपनी ने शेयर डिस्काउंट पे इशू करे,
तो उसको भी 1 से 5 लाख तक का जुर्माना और 6 महीने की जेल, या दोनों ही हो सकते कि भैया 5 लाख भी दे और 6 महीने की जेल भी काटे। अपने यहाँ पे प्रोविजन ऐसे ही है सर। जैसे कोई आप क्राइम करते हो ना, कि इसमें जैसे कोई करता है ना जो छोटे मोटे क्राइम करता है, तो जज बोलता 5,000 रुपए का जुर्माना या 6 महीने की जेल, या तो दोनों ही हो जाते हैं। सर इसमें अपराधी भी पैसा देगा और वो कंपनी भी पैसा देगी। हाँ, यहाँ पर कंपनी अगर वो स्पेशली पकड़ में आ गया हाँ तो उसको लगेगा जुर्माना और उसको जेल होगी। लेकिन यहाँ पे एक किसी को लगेगा कंपनी, क्योंकि हमने पढ़ा है कंपनी भी क्या है, कानून द्वारा बनाई गई एक व्यक्ति है ना, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल एंटिटी है इसकी भी, तो इस पे भी जुर्माना होता है कंपनी पे, है ना, और इसके शेयर होल्डर पे भी जुर्माना हो जाता है दोनों पे। हाँ, अभी हमने बताया कि किंगफिशर मालिक उसका मालिया नहीं था, सबसे ज्यादा शेयर थे उसके। अगर किंगफिशर के ओनर्स देखने जाए तो पूरे भारत में बहुत सारी गली गली में मिल जाएंगे जिन्होंने शेयर खरीदे थे किंगफिशर के, लेकिन पता चल गया कि इसने फ्रॉड करा और ये भागा भी, तो लोगों ने जो पैसे लगाया था वो तो डूबा ही डूबा, और जो ये लेके भाग गया वो अलग। तो देखो कितना बड़ा फ्रॉड करा, तो लोगों से भी लिया, आम जनता से पैसा, दूसरा बैंक से भी लोन लेके भाग गया। तो अब कंपनी अपने शेयर को इशू नहीं कर सकती डिस्काउंट पर, पब्लिक को नहीं कर सकती, केवल 2 लोगों को ही कंपनी क्या कर सकती, शेयर इशू कर सकती डिस्काउंट पे। पहला, जब कंपनी अपने ही एम्प्लॉइज कर्मचारी को कोई शेयर दे रही है, जैसे भैया ये 5 साल से मेरी कंपनी में काम कर रहे थे, बहुत ऑनेस्ट है, तो कंपनी ने इन्हें भी ओनर मतलब मेंबर बनाने के लिए क्या करा, शेयर दे दिए, लेकिन इन शेयर को एक नॉर्मल पब्लिक से को जो शेयर इशू करते हैं उससे अलग होंगे, इनकी पहचान ही अलग है। इसका नाम क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर्स ना, स्वेट इक्विटी शेयर्स रहेंगे वो शेयर जो डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं अपने ही एम्प्लॉइज को, कर्मचारी को, जो कंपनी में काम करते हैं। तो इन शेयर्स को कहा जाएगा स्वेट इक्विटी शेयर्स, और कंपनी इन्हें डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। पहला तो ये, और दूसरा, कंपनी ने किसी से लोन लिया है और उसका पैसा नहीं दे पा रही है, तो इस पर आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकती है वो कंपनी, उस पेमेंट के बदले में उस बंदे को शेयर इशू कर सकती है डिस्काउंट पर। ठीक है, जैसे मैंने आपसे 5 लाख की मशीनरी खरीदी, मैं कंपनी हूं और मैंने आपको पैसा नहीं दे पा रहा, तो मैंने आपको क्या करा, 5 लाख के बदले में शेयर इशू कर दिए सस्ते में। पर सर अगर उसको शेयर चाहिए नहीं, उसको पैसे ही चाहिए हो तो? अब वो बात अलग रहेगी, शेयर चाहिए नहीं पैसे चाहिए, तो डिपेंड करेगा उन दोनों की कन्वर्सेशंस पे। ठीक है, क्योंकि अगर आप बोलो कि मुझे शेयर चाहिए नहीं, तो फिर मैं क्या बोलूंगा कि यार शेयर तो मैं 100 रुपए के इशू कर सकता हूँ, लेकिन आपको फिर लालच दूंगा मैं, है ना, लालच बूढ़ी बड़ा कि भैया 80 में दे दूंगा, आप तो ले लो, फिर क्या बोलोगे, हाँ दे दो, क्योंकि शेयर आपको सस्ते मिल रहे हैं। फिर ये देखो उसमें लिखा भी है, द कंपनीज एक्ट 2013 ना प्रोहिबिट्स इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट नहीं कर सकती है। इफ कंपनी, इधर जा, इफ कंपनी इशूड शेयर एट डिस्काउंट देन वैल्यू ऑफ सच शेयर विल नील, यदि कंपनी ने अपने अंशों को भट्टे पर डिस्काउंट पर निर्गमित किया तो ऐसे शेयर की कीमत 0 हो जाएगी ना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 में लिखा है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में, अगर कंपनी ने ऐसे शेयर्स इशू करे हैं तो कंपनी पे 1 लाख का जुर्माना, जिसको 5 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। बता चुका ना, 1 से 5 लाख तक का जुर्माना। द ऑफिसर, उसका अधिकारी है ना, जो इसमें शामिल है और पता चल गया है तो उसको भी क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगी 6 महीने की, और उसको भी 1 से 5 लाख तक का जुर्माना, और बहुत लिखा या दोनों हो सकते हैं उसको। फिर एक्सेप्शन दे दिया, कैन इशू शेयर एट डिस्काउंट इन फॉलोइंग 2 कंडीशन, कंपनी केवल 2 शर्तों पे अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। पहली कंडीशन क्या है इसमें, कंपनी कैन इशू शेयर टू डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज, उनके डायरेक्टर्स को है ना और एम्प्लॉइज कर्मचारी को एज अ स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे, कि भैया घर की बात है तो इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे, है ना, लेकिन इस शेयर का नाम क्या रहेगा, स्वेट इक्विटी शेयर। और अंडर अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, कोई कानूनी अनुबंध के अंदर इट कैन इशू, अपने शेयर को
को इशू कर सकती है टू डिवेंचर होल्डर्स, कर्जदारों को ना, अंडर द रूल्स ऑफ आरबीआई, आरबीआई के ना दिशा निर्देशों के अनुसार। ये क्वेश्चन आता है 3 या 4 नंबर में मिल जाएगा। कैन कंपनी इशूड, है ना, ही शेयर एट डिस्काउंट, क्या कंपनी अपने अंशों को बट्टे पे निर्गमित कर सकती है? ये अगर प्रीमियम पे इशू है तो बता दोगे? हाँ यस कर सकती है। सर नील क्या होता? नील जीरो हो जाएगी उसकी कीमत। यदि मैंने आपको शेयर डिस्काउंट पे इशू करे और जैसे पता चला कि भैया आपको शेयर डिस्काउंट पे इशू कर दिए तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और सर जो डिस्काउंट में जिसने शेयर खरीदे थे उसके जो शेयर हैं वो उनकी कीमत जीरो। हाँ मतलब शेयर गए। हाँ उसके शेयर हो तो क्या केस कर देगा कंपनी में कि कंपनी ने मुझे गलत शेयर दे दिया, फ्रॉड का केस हो जाएगा, फिर उसका मामला कोर्ट सुल जाएगी। फिर इसके बाद 313 पे मिला था ओवर सब्सक्रिप्शन, अति अभिदान हो चुका है ना। ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद बेटा इसके बाद था अंडर सब्सक्रिप्शन, अल्प अभिदान 316 पे। हाँ सर ओवर वाला नहीं करा, अंडर वाला तो करा है। ओवर वाला नहीं कर रहा है, एक्सेस मनी रिटर्न नहीं करी थी क्या आपने? और चेकिंग तो करे थ्योरी में नहीं चलो थ्योरी में देख लो इसको कहां से कहां तक करना। देखो ओवर सब्सक्रिप्शन अति अभिदान में वेन कंपनी, ये तो पूरा ही पैराग्राफ कर लो और एग्जांपल तो मन से लिख दो। एक्स लिमिटेड ने इशूड करे से 10,000 शेयर पब्लिक, है ना, बट एप्लीकेशन रिसीव 12,000। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का अंडर सब्सक्रिप्शन आप कहां तक टिक लगा लो, ये यहाँ तक बेटा इसमें पूरा पैराग्राफ नहीं। सम नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर बाय द पब्लिक इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड बाय कंपनी, मतलब जितने शेयर पब्लिक ने इशूड का मतलब कंपनी ने इशूड करा उससे कम के लिए लोगों ने अप्लाई करा है क्या? सच एन इशू इज सेड टू बी अंडर सब्सक्रिप्शन। In this case, the shares are allotted as much they are applied, but at least minimum subscription should be achieved. इसका ये भी ले लो, if minimum subscription is not received, directors of company, ठीक है गलती हो गई यहाँ पे ना, cannot allot shares and the money received is returned, यहाँ तक रिटर्न भी कर दिया। फिर अंडर सब्सक्रिप्शन के बाद कॉल्स इन एरियर, अवशिष्ट याचना 323, छोटा सा पैराग्राफ है, 2 नंबर में आ सकता है व्हाट इज कॉल्स इन एरियर। फिर 327 पे कॉल्स इन एडवांस, अग्रिम याचना मिल गया। फिर बेटा इसमें एक लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस, अवशिष्ट याचना और अग्रिम याचना में अंतर। इसमें पता है कौन कौन से पॉइंट आते हैं ऑब्जेक्टिव में? ये बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी जतिन पूछ रहा था, मिल गया। कॉल्स इन एरियर, जब कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता ना तो कंपनी कितना इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है उसके ऊपर? मैक्सिमम 10%, 10% तक इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है, हो गया। और कॉल्स इन एडवांस पे 12% मैक्सिमम इंटरेस्ट दे सकती है। अब ये 60 रुपए वाला हुआ, इस पे 12% ही तो दिया था इंटरेस्ट, इससे ज्यादा नहीं दे सकती। कंपनी की इच्छा 6%, 7% कितना दे सकती है? मैक्सिमम 12% दे सकती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस, जिसको प्रैक्टिकल नहीं आता वो डिफरेंस करना, मैं बता सब प्रैक्टिकली प्रेफर करोगे, थोड़ी सी मेहनत और लगेगी लेकिन हो जाएगा। कंप्लीट है बेटा चैप्टर। आगे वाले चैप्टर में थ्योरी नहीं मिलेगी, 1 या 2 थ्योरी मिलेगी बस, क्योंकि जो सारी थ्योरी थी वो इसी में। ये छोड़ो, जब पढ़ो